बचाओ, आजा बचाओ, देश बचाओ, आजा बचाओ, देश बचाओ, आजा बचाओ, देश बचाओ। साथी आवाज दो, साथी आवाज दो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। जिंदाबाद। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। धीरे धीरे देश जो है वो जाग रहा है और इसको जगाने में सबसे महत्वपूर्ण हाथ अगर है तो इन संस्थाओं का है, जो गली गली लोगों के घरों तक जा जाकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से देश में जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, जो निजीकरण हो रहा है, जो किसी बड़े बड़े पूंजीपतियों के नीचे ये काम किया जा रहा है, उन तमाम काम को रोकने और समझाने के लिए आज यहाँ पर हमारे साथ महासंघर्ष यात्रा क्या है, क्या आप लोगों को संदेश देना चाहते हैं, किस तरह की जागृति करना चाहते हैं? हमारी संगठन का नाम है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो भारत देश की पहली कामगार संगठन है और इस संगठन का 104 साल का इतिहास है। अभी 31 अक्टूबर को हमने 103 साल पूरे किए हैं। ये संगठन भारत में कामगारों के साथ में काम करती है। कामगारों के साथ में काम करते करते हमने जन संघर्ष यात्रा निकालने का इसलिए निश्चित किया क्योंकि आज हमारे देश का संविधान खतरे में है। अगर संविधान ही नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा और अगर देश नहीं बचेगा तो कामगार नहीं बचेंगे। तो इस सोच के माध्यम से हमने ये यात्रा हमने तय किया कि हमको ये यात्रा निकालनी चाहिए और घर घर तक पहुंचना चाहिए। हम 4 कानूनों के बारे में बात करते हैं, हम अपनी बोनस की बात करते हैं, हम अपनी पेंशन की बात करते हैं, पगारवाड़ की बात करते हैं, लेकिन संविधान का अब जब संविधान पे खतरा मंडरा रहा है तो हमें संविधान की बात करनी चाहिए। हमने ये यात्रा 20 तारीख को कोल्हापुर से साहू महाराज की राज्य भूमि से हमने ये यात्रा की शुरुआत की है और हम इस यात्रा का समापन नागपुर में 18 दिसंबर को करने वाले हैं, क्योंकि अगर संविधान नहीं रहा तो हम नहीं रहेंगे। जिस हिसाब से आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मौनी बाबा बनकर के बैठे हैं, वो कुछ नहीं कहते हैं, बड़ा सा बड़ा संकट क्यों ना हो, हमारी बेटियों पे, देश की बेटियों पे अत्याचार क्यों ना हो, पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो कहाँ सक्सेस है। आज जो भारतीय देश की जो बेटियां रेसलर बेटियों के साथ में जो हुआ उस पे मौनी बाबा खामोश रहे। हमारे मणिपुर में जो हो रहा है स्त्रियों के साथ में उस पे मौनी बाबा खामोश रहे। बिल्किल बानो के बारे में हमने देखा कैसे उनके साथ में कुकर्म करने वाले लोगों को छोड़ दिया गया, वहां मौनी बाबा खामोश रहे। तो ये सब खामोश रह करके अपना काम सिद्ध करना चाहते हैं। हमारा कहना कि अगर ये 2024 में फिर जीत करके आते हैं तो ये संविधान में अमेंडमेंट नहीं करेंगे, ये संविधान को ही बदल देंगे। और आज हमारे पास मौका है, अगर हम आज नहीं निकलेंगे रास्ते पर तो आने वाली नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेंगी। इसी उद्देश्य को लेकर के ये यात्रा प्लान की गई। वोट मांगा जाता है नौकरी के नाम पर, 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी, लेकिन जब वो नौजवान नौकरी के लिए आगे आते हैं तो उन्हें डंडा खाने पड़ते हैं और यहाँ तक उन्हें कहा जाता है कि पकौड़े बनाकर रोजगार कमाओ। जो आपने कहा वो एकदम सही बात है। कुछ दिनों पहले जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है उन्होंने ये बयान दिया था कि पकोड़े तलो। ये बयान देने वाले सरकार को उसी तरीके से जवाब देने का ये प्रयास है। आने वाले इस तरह का जवाब होगा क्योंकि वो तो हिंदुत्व के नाम पर आगे आते हैं, वो तो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। इस पर आप उनका क्या कर लेंगे? कोई भी मजहब हो, संविधान ने इस देश के लोगों को अधिकार दिया है अपना अपना मजहब का उसको फॉलो करने का। आज हमने धारावी में इस राज्यव्यापी यात्रा का स्वागत किया है इसी मुद्दे पे कि जो सरकार इस संवैधानिक मुद्दों को लेकर लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है, संविधान को मोड़ तरोड़ के पोलराइजेशन की राजनीति कर रही है और धर्म के आधार पे लोगों की बांटने की राजनीति कर रही है, उसको लेते हुए ये जो न्याय, हक और इंसाफ को लेकर के जो यात्रा निकली है, हम उसका धारावी में शेतकरी कामगार पक्ष के माध्यम से स्वागत करने के लिए यहाँ जमा हुए थे। हमने उस यात्रा का यहाँ पे स्वागत किया और इस यात्रा के दौरान उसी तरीके से जिस केंद्र सरकार का अदानी और अंबानी जैसे उद्योगपति मुखिया तो बनी चुके हैं, उसी तरीके से उन्होंने ये धारावी की लैंड और धारावी के लोगों के साथ भी अभी जुमला और कारस्तान करना शुरू कर दिया है। धारावी में आए इस महासंघर्ष यात्रा का धारावी करो ने
यहाँ तक के कह लीजिए कि धारावी बचाओ आंदोलन ने दिल खोल का इनका स्वागत किया है और आज उसी स्वागत समारोह में यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ जो है धारावी बचाओ आंदोलन के सदस्य मौजूद हैं। मानी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये संघर्ष जो है, ये संघर्ष तो सदियों से चला आया है, लोग जो है इसका दमन भी करते हुए नजर आए और कहीं पर इसे कामयाबी मिली, लेकिन कामयाबी 2014 से सब मिली है अन्ना हजारे को, जिन्होंने तमाम सरकार को पलट कर रख दिया। लेकिन आज वो अन्ना हजारे नजर नहीं आ रहे, क्योंकि आज जिस तरह से हालात देश के हैं शायद पहले से ज्यादा बुरे हालात हैं। देखिए, कुछ दिन रुकिए, अभी हर आदमी अन्ना हजारे बनेगा। पूरे देश में आने वाले इलेक्शन में इस सरकार को उखाड़ के फेंकेगा। देखो, वो छत्तीसगढ़ में कम से कम 50 लोग वो टनल में अटके हैं और 1 हफ्ता हो गया, उनका जान खतरे में है। और भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग इलेक्शन के प्रचार में राजस्थान और एमपी में घूम रहे, गुजरात में क्रिकेट देखने गए थे। और जिनके 50 लोग टनल में अटके हैं, उनके फैमिली को क्या लगता होगा, क्या कर रहे हैं? और इनको महत्वपूर्ण है उनका इलेक्शन, लोगों को बहकाना, लोगों को वोट लेना, ये धंधा इनका चालू है। सीमा पर कल परसों कश्मीर में 4-5 जवान मर गए, कैप्टन के स्तर पर के जवान गए, और ये कश्मीर के बारे में बोल रहे हैं पूरी शांति मनाई है हम कश्मीर में, कोई भी प्रकार का दंगा धोखा नहीं है। कितना भारतीय जनता पार्टी के लीडर लोग अपने देश के लोगों को बहका रहे, फंसा रहे, जाल में डाल रहे हैं। ताई, इस तरह की रैली लेकर, या आप देख लीजिए अगर दिल्ली के जंतर मंतर को देख लीजिए, अगर मुंबई के आज़ाद मैदान को देख लीजिए, तो आज भी हजारों लोग वहां पर धरने पर बैठे हैं, लेकिन उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। ये संविधान के विरुद्ध काम हो रहा है, किसी की कोई बात सुनने वाला नहीं है। तो आप इस तरह से पद यात्रा करके लोगों को कैसे समझा पाएंगे? बिल्कुल, संघर्ष और चुनौती तभी होती है जब कोई आपकी नहीं सुनता है, तब आपका दायित्व तो ज्यादा बढ़ जाता है कि आप 1 to 1 संवाद करो। और यही हम कर रहे हैं कि 1 to 1 संवाद होना चाहिए। जहां जहां से हमारी यात्रा गुजर रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक एक लोगों से बात करें और उनको ये समझाएं कि अगर आज इस देश के और इस देश से ज्यादा अगर आज मेरी यह हालत है तो इसका जवाबदार कौन है। क्या हम चाहते हैं कि जिसको 2 बार हम चुन करके लेकर के आए, उसे हम तीसरी बार भी लेकर के आए? तो इसीलिए यात्रा को हमने निकाला। बिल्कुल आपने सही कहा कि आज इतने आंदोलन हो रहे हैं। हमने अभी 28 तारीख को महाराष्ट्र में, हम मुंबई में महापड़ाव करने वाले थे, लेकिन इस सरकार ने कामगारों का जो ये आंदोलन, जो कामगार चाहते हैं अपना प्रदर्शन, अपना गुस्सा हमेशा जाहिर करने, धीरे धीरे ये इसमें भी पाबंदी ला रहे हैं। तो बिल्कुल आपने जो कहा कि कैसे करेंगे, लेकिन 1 to 1 हम चाहते हैं। यहाँ हमने एक मीटिंग की तो ये मीटिंग यहाँ तक सीमित न रहे, आप लोगों ने जो सुना है वो बाकी लोगों तक, ये चैन सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम घर घर नहीं जाएंगे तब तक हम इनको हराने में कामयाब नहीं होंगे। किन मुद्दों पर आप लोगों को जागरूक करेंगे? क्योंकि सरकारें जो आती हैं वो विकास का मुद्दा लेकर आती है, रोजी रोटी का मुद्दा लेकर आती है, शिक्षा का मुद्दा लेकर आती है, लेकिन कोई भी सरकार इन मुद्दों पे खरी सामने नजर नहीं आती है, वो अपने मुद्दों से पलटती हुई नजर आती है। लेकिन आज अगर भाषणें आप देख लें तो कोई किसी को पनौती कह रहा है, तो कोई किसी को मूर्खों के सरदार कह रहा है। इस तरह के भाषणें चल रहे हैं, तो जनता कहाँ जाएगी, किससे हाथ फैलाकर मांगेगी? जनता अपने आप से सवाल करेगी और अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरेगी। बिल्कुल जो हम मुद्दे लेकर के चल रहे हैं वो मुद्दे हैं बेरोजगारी का। इसी सरकार ने हमसे कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हम खड़ा करेंगे। हम पूछना चाहते हैं वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? इसी सरकार ने हमें आश्वासन दिया था गरीबी हटाएंगे, ये गरीबों को हटा रही है। इन सारी बातों को जो बात है कि एक ही सवाल है कि रास्ते पे आइए, अपनी लड़ाई घर में बैठ करके भाषण करके नहीं लड़ी जाएगी, हमें रास्ते पर आना होगा। आज जो देश के हालात है, हम कहते हैं हमारे बुरे दिन बहुत अच्छे थे, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि इसके पहले वाली सरकारें बहुत अच्छी थी, बिल्कुल नहीं, वो सरकार भी ऐसी थी, लेकिन वो सरकार सुनती थी। ये मौनी बाबा ना कुछ बोलता है ना सुनता है, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में बात करना चाहता है, मन की बात करता है, देश की बात ये नहीं करता है। इसके लिए हम रास्ते पर उतरे हैं। लेकिन इलेक्शन में रोटी कपड़ा और मकान महंगाई की क्यों बात नहीं की जाती? वहां पर क्यों सांप्रदायिक बातें होती है? क्यों एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात की जा रही है? देखो, रोटी कपड़ा मकान ये सारी महत्वपूर्ण बातें देने में ये सरकार कामयाब नहीं हुआ। इसके लिए इस प्रश्न के ऊपर का लक्ष्य ध्यान
दूसरी ओर खींचने के लिए ये धर्म का मुद्दा निकालते हैं, जात का मुद्दा निकालते हैं, हिंदू की बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं, दोनों जमात में झगड़ा लगाते हैं, देश के शांति को भंग करते हैं, देश के टुकड़े टुकड़े करने का इनका इरादा है, देश का पूरा टुकड़ा हो जावे और ये लोग सत्ता में रहे, इस तरह की इनकी भावना है। लेकिन अभी ये भावना भारत की जनता जान चुकी है। आने वाले इलेक्शन में सारी भारत की जनता इनको उखाड़ के फेंकेंगी, इतना सारा तैयारी भारतीय जनता के लोगों ने की है। मोदी जी ने अपने एक भाषण में कहा है कि महंगाई अगर देखें तो महंगाई राजस्थान में बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। पेट्रोल का भाव उन्होंने आंकड़ा हमें बताया, क्या वो आंकड़े सही नज़र आ रहे हैं? क्या मोदी सरकार की जहां राज्य है वहां पर पेट्रोल कम है? क्या महाराष्ट्र और मुंबई में पेट्रोल की कीमत कम है क्या? बिल्कुल कम नहीं है। दिन भर गैस का भाव बढ़ रहा है, पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, डीजल का भाव बढ़ रहा है, और ये सब जब भाव बढ़ता है तब सारे चीज़ों का भाव बढ़ता है। पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ता है तो सारे चीज़ों का भाव बढ़ता है, और पूरी दिक्कत में, बहुत बड़ी अड़चन में ये भारत की जनता आज है। और इसीलिए ये सरकार केवल अंबानी और अदानी के लिए काम कर रहा है, पूंजीपति और उद्योगपति के लिए काम कर रहा है। आम आदमी की और जरा भी ये सरकार का ध्यान नहीं है, और ये आम जनता जान चुकी है। वो इलेक्शन की राह देख रही है। आने वाले इलेक्शन में ये मेहनत मजदूरी करने वाली जनता ये भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा के रहेगी। तो क्या करेंगे आप आने वाले दिनों में? हम अपनी यात्रा, जैसे हमने भी आपसे कहा कि हमारी यात्रा का मकसद ही ये है कि जन जागरण फैलाना, लोगों को ये बताना कि किस तरीके से हमको 2024 में इनको सत्ता से बाहर रखना है। क्योंकि 2024 में अगर ये सत्ता में आते हैं तो हम शायद नहीं रहेंगे, क्योंकि जो आज हम सुनते हैं कि हम दो हमारे दो, बिल्कुल देश हम दो और हमारे दो के लिए चल रहा है। हम जो आम लोग हैं, मैं यहाँ पे खड़े हुए नौजवान, इतने नौजवान हैं, ये बेरोजगार हैं। ये जब सुबह आप उठ करके नाके पे जाइए, ये डिग्री वाले रोजगार हैं, नौजवान हैं जिनके पास काम नहीं है, ये बेरोजगार है। क्या इसके लिए इन्होंने पढ़ाई की थी कि ये नाका कामगार बनेंगे? इनको जागना होगा, क्योंकि जब तक इस देश का नौजवान नहीं जागेगा, मुझे लगता है परिवर्तन नहीं होगा। नौजवान को, महिलाओं को सड़कों पर आना होगा, अपनी बात रखनी होगी, तब हम इस सरकार को सत्ता से हटा सकते हैं। पूंजीपतियों के हाथ में जब ये देश होगा, भले से नाम के लिए मंत्री होंगे, लेकिन ये देश किस तरह से चलेगा? क्योंकि पूंजीपति जो है, पूंजीवाद जो है, वो अपना फ़ायदा चाहते हैं, देश का फ़ायदा नहीं, गरीबों का फ़ायदा नहीं। एकदम सही है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये सरकार किसके लिए चल रही है। उन्होंने क्या कहा था कि सत्ता में आने के बाद हम हर साल में 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। क्या उन्होंने दिया? सत्ता में आने के बाद 15 लाख रुपए अपने खाते में आ जाएंगे। क्या उन्होंने ये आप किसी के खाते में आए? उन्होंने कहा था कि जो काला पैसा है, वो काला धन हम ये लेंगे, काला धन वापस आया। उन्होंने बहुत सारी चीज़ कही थी, एक भी चीज़ नहीं हुई। अभी आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है। जहाँ रोजगार मिलते थे वो जब प्राइवेटाइज हो रहे हैं, जैसे रेलवे है, डिफेंस इंडस्ट्री है, पेट्रोलियम है, जो अपने देश को बढ़ाए थे, उसमें ये सब प्राइवेटाइज हो रहे हैं, तो रोज़गार घट रहे हैं। महंगाई का सवाल है तो हर किसी अपनी फैमिली में जाके पूछो, गृहिणियों को पूछो कि क्या चल रहा है करके। यहाँ मिनिमम वेज भी नहीं मिलता, और मिनिमम वेज नहीं मिलता, 12-12 घंटा काम करना पड़ता है, तो खरीदेंगे कहाँ? गरीबी नहीं हटाओ, बल्कि गरीबों को हटाओ। क्या धारावीवाद से गरीबों को हटाना चाहते हैं क्या ये लोग? जो 7 नवंबर को नोटिफिकेशन निकाला है इस सरकार ने, और उसके लिए टीडीआर को लेकर के जो प्रोविज़न बनाई है, उसके हिसाब से तो साफ साफ दिखता है कि किस तरीके से सारे के सारे फ़ायदे यहाँ के लोगों के अडानी को देने का कारस्तान ये सरकार कर रही है। टीडीआर को लेकर के जो इंडेक्सेशन हटा दिया गया है, उसका यहाँ पे रहने वाले हमारे आपको, यहाँ पे रहने वाले लोगों को, आम लोगों को क्या फ़ायदा है? 2022 को जो जीआर निकाला है, हमने उसको उस दिन जलाने का विरोध करने के लिए होली करने का एक आंदोलन किया गया था। उस पर पुलिस की दमनशाही हुई। जब भी आंदोलन निकलता है उस पर दमनशाही होती है। हमारी मांग है कि पुनर्सर्वे हो, हर घर को पात्र किया जाए, यहाँ पे रहने वाले लोगों को घर के बदले घर, मकान के बदले मकान मिले। तो ज़रूर ये है कि जब ये बात आती है, ये मांगे आते हैं, इसके ऊपर साइलेंट
रहना ये सरकार पसंद करती है। और जब फ़ायदे मुनाफे एक उद्योगपति को देने की बात आती है तो नोटिफिकेशन और जीआर के ऊपर जीआर निकाल करके ये देने की बात की जाती है। जिस तरह से ये लड़ाई, ये महासंघर्ष चल रहा है, उसी तरह से धारावी बचाओ आंदोलन भी जो है वो बहुत जोरों शोर से चल रहा है। इसी बाबत में कल रात आपने उद्धव जी से मुलाकात की, क्या हुआ, क्या कुछ हुआ, उसमें किस तरह की बातें हुई? देखिए, उद्धव ठाकरे साहब धारावी के जनता के पीछे मजबूत भिड़न के साथ खड़े हैं। आने वाले कुछ दिन में धारावी में वो बड़ी सभा लेने वाले हैं और केवल उद्धव जी का ही सभा नहीं होगा, राहुल गांधी जी का भी सभा होगा। महाविकास आघाड़ी के साथ साथ अगर इंडिया के अलायंस के भी कहे कि सारे नेता यहाँ होंगे, सारे नेता धारावी में आएंगे। धारावी के गली गली में, धारावी के हर आदमी के घर में, घर के लोगों को जागरूक करेंगे और आने वाले समय में धारावी वालों का आवाज रहेगा, मेहनत मजदूर करने वाले लोगों का आवाज रहेगा। इस तरह का वातावरण करने में हम लोग कामयाब रहेंगे।